नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 13 अप्रैल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप एकदम अकेला पड़ चुका है मिडिल ईस्ट की जिस जंग को उसने ये सोच के शुरू किया था कि यार हम आगे आगे जाएंगे, कोई आए या ना आए लेकिन कम से कम नाटो तो जरूर आएगा। नाटो आए ना आए, कम से कम कनाडा आएगा। कनाडा भी ना आए तो कम से कम ब्रिटेन तो आएगा। लेकिन आज सारे देशों ने इनको धोखा दे दिया और धोखा देने के बाद क्या कुछ हुआ है इसके बारे में जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आज आप हैरान हो जाएंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि अब मेरी बात को ईरान ने सुना। एक ऐसी डिमांड थी जो मैं ईरान के सामने अक्सर रखा करता था। मैंने कई बार कहा कि ये काम करो और फाइनली आपके भाई की बात ईरान ने सुनी और वही काम कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल को तगड़ा झटका लगा है। जी हाँ, अब ये कौन सी खबर है इसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। और साथ ही अब तुर्की ने भी वो बयान दे दिया जिसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू थर-थर कांप रहा है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं इसके बारे में भी अभी आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही दोस्तों, इजराइल के हमले में लेबनान के अंदर क्या हाल है इसके बारे में जब आप सुनेंगे तो शायद अगर आपके हाथ में निवाला होगा तो वो निवाला छूट जाएगा, क्योंकि ऐसे खतरनाक मंजर लेबनान के अंदर से निकल के सामने आ रहे। साथ ही लेबनान के अंदर से जो खबरें निकल के सामने आ रही दोस्तों, उसको सुनेंगे तो सुनने के बाद आज आप हैरान हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों, मिडिल ईस्ट में कई सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसको जानना आपके लिए बिल्कुल जरूरी है। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहले सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर सीज फायर के हवाले से निकल के सामने आ रही कि भले ही सीज फायर फेल हो गया लेकिन इस सीज फायर को लेकर अमेरिका का मजाक अलग अलग जगहों पर बन रहा। सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात हो रही है तो जो लोग बातचीत करने के लिए आए थे उनमें से कोई पीएचडी था, कोई स्कॉलर था, कोई बहुत हाई एल्टीट्यूड की डिग्री लेके बैठा था और कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड था। लेकिन इधर से जो मिलने आया था अमेरिका की तरफ से, उसमें कोई कॉन्ट्रैक्टर था, कोई प्रॉपर्टी डीलर था और कोई रियल एस्टेट बिजनेसमैन था। यानी डिप्लोमेसी की समझ ईरान के लोगों के पास तो थी, लेकिन अमेरिका के जो लोग आए थे, चाहे जेडी वेंस हो, चाहे विटकॉफ हो और चाहे जेरेड कुशनर हो, यानी ट्रंप के जो दामाद हैं, उन तमाम लोगों के पास कोई भी डिप्लोमेटिक समझ नहीं थी। इस वजह से वो खबर निकल के सामने आई जिसको सुन के आप हैरान होंगे। अब्बास कराची साहब और गालिबाफ साहब जब बातचीत करने आते हैं तो इन दोनों के पास ये पूरा अधिकार था कि अपने हिसाब से कोई भी फैसला ले लेते और जो बात ये बोल देते। ईरान की सरकार को इनके ऊपर इतना भरोसा था कि ईरान की सरकार वो बात मान लेती। लेकिन वहीं जो खबर निकल के सामने आई अमेरिका के लोगों के हवाले से, उसको सुनिए। 21 घंटे तक जो जेडी वेंस हैं, चाहे जेरेड कुशनर हो, चाहे विटकॉफ हो, 21 घंटे तक ये तमाम लोग इस्लामाबाद में थे। 21 घंटे के अंदर जेडी वेंस 12 मरतबा फ़ोन करते हैं अमेरिका के पास, यानी अपनी सरकार के लोगों से और खासकर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करने के लिए 12 मरतबा फ़ोन किया जाता है और फ़ोन करके बार बार पूछा जाता है कि ईरान ये करने वाला, ईरान वो करने वाला है, क्या कुछ किया जाए। और डिप्लोमेसी का लेवल आप देखिए कि बातचीत के हवाले से खबर निकल के सामने आई है कि जेडी वेंस इतना आग बबूला हो गया बातचीत के दौरान कि वो हाथापाई पे उतर आया। मतलब सड़क के तुच्चों की तरह जेडी वेंस हाथापाई पे उतर आया। और तुर्की के अखबार ने यह बात छापी है कि जेडी वेंस जानबूझ के भीड़ को उकसा रहा था ताकि वहां पे दंगे फसाद हो और बातचीत कैंसिल आउट हो जाए, चूंकि जेडी वेंस के पास वो पावर ही नहीं थी कि वो कोई डिसीजन ले सके। आप सोच के देखिए कि अमेरिका ने ऐसे लोगों को भेजा था जिन लोगों की डिसीजन मेकिंग पावर बिल्कुल जीरो थी। और यही वजह है दोस्तों कि बातचीत में कोई कंक्लूसिव चीज निकल के सामने नहीं आई। चूंकि जैसे समझिए आप, हम और आप किसी मुद्दे पे बातचीत कर रहे हैं। मान लीजिए कोई खेत है, मुझे लगता है कि मेरा है, आपको लगता है आपका है, हम दोनों बातचीत कर रहे हैं। आप अपनी बातें रखें, हम अपनी बातें रखें, हो सकता है कोई समझौता हो जाए। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि आप मुझसे बातचीत करें और मेरे खेत के बारे में जो जानकारी हो मेरे पापा के पास है, मेरे फादर के पास, आप अपनी पक्ष रख रहे हैं। मैंने आपकी बात सुनी, फौरन अपने पापा को फोन लगाया कि पापा ये सामने वाला भाई ऐसे बोल रहा है। तब पापा मुझे वहां से बता रहे कि बेटा तुम ये बोलो। फिर मैं आपके सामने कोई और बात रखूं, फिर आप मुझसे कुछ कहो, फिर मैं फोन लगाऊं पापा, उसके जवाब में इसने ये बोला। तो यही चीज तो हुई कि इधर ईरान के ऑफिशियल अपनी बातचीत रख रहे थे, लेकिन जेडी वेंस 21 घंटे के अंदर 12 मरतबा बार बार फोन। और सोचिए जेडी वेंस इतने फोन कर रहा, बाकी जो विटकॉफ है उसने कितने फोन किए होंगे, जो जेरेड कुशनर उसने कितने फोन किए होंगे। यानी हर 30 मिनट पे अगर ईरान कुछ बोल रहा था तो उस पर डोनाल्ड ट्रंप के पास फोन जा रहा था, डोनाल्ड ट्रंप बातचीत कर रहा था और ब्रीफ कर रहा था कि तुमको क्या बोलना और क्या नहीं बोलना। और यही वजह है कि एक फेल्ड डिप्लोमेसी को भेज के
ईरान के साथ बातचीत को खराब कर लिया अमेरिका ने और अब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को लेकर ईरान का बड़ा बयान निकल के सामने आ रहा। ईरान ने कहा कि अगर तुम रास्ते बंद करोगे तो एक बात याद रखना, बंद करने से रास्ते बंद ही होते हैं, तुम्हारे बंद करने से खुलेंगे नहीं। इसका क्या मतलब है? दरअसल अमेरिका ने बड़ा ऐलान किया। अमेरिका ने कहा कि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को नेवल ब्लॉकेट के जरिए बंद कर देंगे, यानी वो जहाज जो ईरान को पैसे देंगे वो जहाज भी बाहर नहीं जा पाएंगे। और साथ ही ये भी कहा कि जो जहाज ईरान और चाइना के सपोर्ट के हैं उन जहाज़ों को भी हम नहीं जाने देंगे। और साथ ही इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छा खासा झूठ भी बोला। आज डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारे नेवल ब्लॉकेड में हमारे साथ नाटो आएगा, ब्रिटेन आएगा, इसके अलावा और नाटो के जो सदस्य हैं वो तमाम देश आएंगे। ये झूठ, ये प्रोपोगेंडा जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने फैलाया, इसी के जस्ट बाद ब्रिटेन का बयान निकल के सामने आता है और ब्रिटेन कहता है कि तुम्हारी लड़ाई है, तुम जानो, हम नहीं आने वाले ईरान की मिसाइलों का सामना करने। मतलब साफ तौर पे कहा कि भैया हम नहीं आने वाले, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब ये बयान जब निकल के सामने आया तब ट्रंपू भैया पगला गए। ट्रंपू ने फिर रोना शुरू कर दिया कि यार नाटो के हमने इतनी मदद की, नाटो ने आज हमको धोखा दे दिया, नाटो सनम बेवफा निकल गया, हमको कहीं का नहीं छोड़ा। यार नाटो बना था कि कोई हमला करे तो झेल लो, अब तुम कहाँ जाके पांव फैला रहे हो? देखो लड़ाई तुम मानते हो, तुम शेर हो, ठीक है, शेर की लड़ाई हो गई तो आपके जंगल के और आपके झुंड के जो बाकी तेंदुए हैं वो आ जाएंगे, लेकिन अब तुम सीधा डायनासोर से जाके लड़ रहे हो तो फिर क्या है? सीधी सी बात है, डायनासोर से लड़ने के लिए जंगल का कौन सा जानवर आपकी मदद करेगा? कोई नहीं करेगा। सब आपको समझाएंगे कि बाबू शेर हो, ठीक है, अपनी दुम दबाओ और निकलो यहाँ से, तुमको खा जाएगा। अब तुमको इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही कि ईरान से लड़ने का कोई फायदा नहीं। 45 दिन तक तुमने जंग की कोशिश की, 45 दिन तक तुम फतह करते रहे, तुमसे कुछ हुआ नहीं, तो ब्रिटेन के दम पे क्यों उछल रहे हो? ब्रिटेन ने साफ तौर पे मना कर दिया, अब इनका मुंह फिर बन गया। अब ये लगातार धमकी दे रहे हैं। इन्होंने चाइना को धमकी दे दी। इन्होंने कहा कि चाइना जो है वो अगर ईरान की मदद करता है और अगर ईरान को हथियार भेजता है तो हम चाइना के ऊपर 50% सेंक्शंस लगा देंगे। Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि चाइना के ऊपर भी ये टैरिफ लगाने की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इनके अपने लाइन को छोड़ के जा रहे हैं, इसके बारे में बातचीत नहीं कर सकते। सोचिए कनाडा, जिसको अमेरिका कहता है कि हमारा 49वां राज्य है, जिसके बारे में अमेरिका ये कहता है कि यार कनाडा हमारे में मिल जाएगा, हम कनाडा के साथ मिलके एक अलग यूनाइटेड स्टेट बनाएंगे, हम आयरन डोम बनाएंगे, हम गोल्डन डोम बनाएंगे, तो उसकी छत्र छाया में कनाडा भी आएगा। ये तमाम बड़ी बड़ी बातें भाई साहब ने बोली। आज उसी कनाडा ने साफ तौर पे कहा कि यार हमारे बजट का 70% अमेरिका को क्यों जाता है, हम अपने बजट को काट रहे हैं, अमेरिका चाहे खुश रहे चाहे नाराज। सुने जरा। The days of our military sending 70 cents of every dollars to the United States are over. इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि बड़े ही साफ तौर पे कनाडा ने बता दिया कि बाबू ऐसा है, हम आपके गुलाम नहीं हैं, खुश रहना और रहे नहीं तो भाड़ में जाओ, हम तुमको पैसा वैसा नहीं दे पाएंगे। और इसी बीच दोस्तों अब ईरान के हवाले से वो खबर निकल के सामने आ रही जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ईरान ने मेरी बात सुन ली। दरअसल क्या था कि ईरान कुछ भी करता था, जो इस समय मोसाद है और जो CIA है, आप इस सच्चाई को एक्सेप्ट करें या ना करें, मोसाद और CIA काफ़ी पावरफुल यूनिट हैं, काफ़ी पावरफुल है। अगर टॉप 10 की बात करें तो टॉप 3 में आएंगी मोसाद और CIA। इसमें आप चाहे खुश रहें, आप चाहे नाराज़ रहें, लेकिन सच बोलना मेरा काम है, वो मैं बोलूँगा। मोसाद और CIA ने ईरान के अंदर अपने पाँव को बहुत तेज़ी से फैलाया, भर भर के अमेरिका और इजराइल ने पैसे दिए, इस वजह से भर भर के पैसा खर्च करके वहाँ पे अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया। मोसाद और CIA के लोगों ने क्या काम किया, मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में भी झाँक के बता दूँ। ठीक 1 साल पहले की बात है, जून में जब 12 दिन की जंग हुई थी तो हमने देखा था कि ईरान की अपनी मिसाइलें अपने ही ऊपर फायर हो रही, और साथ ही ईरान के जो ड्रोन्स हैं वो टारगेटेड अटैक करके जो वहाँ के पॉलिटिशियन हैं, जो वहाँ के साइंटिस्ट हैं, इन तमाम लोगों पे जाके लग रही है और ये तमाम लोग शहीद हो रहे हैं। अब जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि तेहरान में ही एक 2 मंजिला इमारत थी जहाँ पे ड्रोन बनाया जाता था। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि भाई ईरान की राजधानी है तेहरान, यानी सबसे ज़्यादा सुरक्षित इलाका, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, और दिल्ली में अगर कहीं ड्रोन बन रहा, हथियार बन रहे, तो क्या लोगों ने सरकार को सूचना नहीं दी? क्या IRGC को इसके बारे में भनक नहीं लगी?
तो कहानी क्या अब आप जानिए। इन्होंने इस हिसाब से माहौल बनाया था और खासकर रेजा पहलवी के जो सपोर्टर थे उनके साथ मिलकर इन्होंने ऐसा प्लान बनाया। सबसे पहले मोसाद के एजेंट आते हैं, आने के बाद रेजा पहलवी के जो सपोर्टर लोकल ईरानियन थे उनसे डील करते, उनको पैसा देते, उनको भरोसा दिलाते हैं कि रिजिम चेंज होगी, आप लोग कुर्सी पे बैठोगे। उसके बाद वो कुछ लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं और ब्रेन वॉश करके ये तमाम लोग एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिससे वहाँ की आवाम को यकीन हो जाता है कि ये लोग IRGC के ही लोग हैं। इसके बाद लोकल लोगों को रिक्रूट किया जाता है, लोकल लोग वहां पे आते हैं, ड्रोन की फैक्ट्री में काम करते हैं। 2 साल तक लगातार ड्रोन बनाया जाता है। और सोचिए 2 साल से तो ये फैक्ट्री चल रही थी, कितने साल पुराना ये पूरा प्लान रहा होगा वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके बाद ड्रोन बनाया जाता है। IRGC को भी लगा था कि शायद ये हमारी कोई यूनिट होगी, क्योंकि उनको इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इजराइल से आके यहां पे ऐसा कांड कर सकता है। अब ड्रोन लगातार बनते रहे, लेकिन जब 12 दिन की जंग शुरू हुई तो सबसे पहले इन्हीं ड्रोनों की वजह से ईरान को अच्छा खासा नुकसान हुआ था, क्योंकि इजराइल उतना हमला नहीं कर पाया जितना ये इंटरनल डैमेज हुआ था ईरान को। और यही वजह है कि मैं हमेशा ही कहता हूं कि अगर ईरान को जीतना है, अगर ईरान को इस जंग में एक अपर हैंड लेना है तो सबसे पहले जासूसों का खात्मा करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जासूस है ये 3 लेवल पे काम करते हैं। पहला तो सेंसिटिव जानकारियां निकाल के इजराइल को भेज देते हैं, दूसरा ये लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं ताकि लोग ईरान की सरकार के खिलाफ भड़के, ये प्रोपोगेंडा वीडियो चलाते हैं, AI जनरेटेड वीडियो चलाते हैं, दिखाते हैं कि जो रेजिम है कितनी खतरनाक है। और उसका रिजल्ट हमने देखा कि बीच में प्रोटेस्ट कितने इंटेंस लेवल पे हुए, तेहरान के अंदर कितने लोग मारे गए, तमाम चीजें आपने देखी है। और तीसरा और इनका सबसे खतरनाक काम ये है कि अंदर ही रह के IRGC के लोगों को मारते हैं, कभी जहर मिला के। आपको मोसाद के ऐसे ऐसे ऑपरेशन में बता दूंगा, आप गूगल पे, यूट्यूब पे, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, कोई बात नहीं, आप गूगल पे सर्च कर लें, आप यूट्यूब पे सर्च कर लें, आप कहीं भी देख लें, मोसाद ने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि IRGC के लोगों को टूथपेस्ट के अंदर जहर मिला के मारा है। और स्लो पॉइजन था, एक महीने बाद वो जहर असर करता है। इराक के अंदर मारा, ईरान के अंदर मारा, चूंकि अंदर ये घुसे पड़े हैं। आज इसी चीज को ईरान बड़ी गंभीरता से लेता है और आज ईरान ने बड़ा कांड किया है। ईरान ने 50 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके लिंक CIA और मोसाद से थे। आप सोच के देखिए कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी CIA और मोसाद के 50 लोग पकड़े गए। मतलब 50 तो ऐसे थे जो ऑफिशियली एक्टिव थे। अब बाकी कितने बचे हैं वो आप कल्पना नहीं कर सकते। और जब तक इस चीज पे ईरान ध्यान नहीं देगा तब तक कोई मतलब नहीं है। अब बड़ा सवाल है कि इन 50 लोगों के साथ क्या होगा, तो गद्दारों की क्या सजा होती बताने की जरूरत नहीं है। इजराइल और अमेरिका भड़का हुआ है, कह रहा है कि इनको छोड़, लेकिन चांसेस इस चीज के दिख नहीं रहे दोस्तों। खैर इसी बीच बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आ रही है कि अभी भी बेंजामिन नेतन्याहू का मन है कि इजराइल और ईरान की जंग चलती रहे, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने आज साफ तौर पे कहा कि अभी भी ईरान के पास 400 किलोग्राम यानी 4 क्विंटल के करीब यूरेनियम है और उससे बहुत ज्यादा परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं, जो कि इजराइल के लिए खतरा है। यानी अभी भी बेंजामिन नेतन्याहू इस जंग को खींचना चाहता है। इसी बीच दोस्तों तुर्की का बड़ा बयान निकल के सामने और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा कि अगर बातचीत कोलैप्स होती है और बातचीत खत्म हो जाती है और बातचीत में कोई भी समाधान नहीं निकलता है तो तुर्की वही काम कर सकता है जो काम तुर्की ने कभी लीबिया में किया, साथ ही एक जगह लगती है नारगोनो में किया। दरअसल एक इतिहास की बात है कि तुर्की इन दोनों जगहों पे घुसता है, काफ़ी अटैक करता है, हमला करता है और सेम धमकी एर्दोगान ने दी और कहा कि हम इजराइल के अंदर घुस के भी हमला कर सकते हैं, बशर्ते हमको एक होने की जरूरत है। अब इस बात को आप बड़ा पॉजिटिवली ले रहे होंगे, लेकिन मैं तुर्की की सच्चाई जानता हूँ। ये एक होने का मतलब क्या कहेगा कि आप लोग अपनी वफादारी और अपनी जो लॉयल्टी है ईरान की तरफ से हटा दें, हमको खलीफा समझ ले, हम इजराइल से डील कर लेंगे। लेकिन ये वही तुर्की है कि गाजा के मसले पे कुछ बोलता नहीं है, ये वही तुर्की है कि लेबनान के लिए इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। बस ये सब दोस्तों मौके की तलाश में बैठे हैं कि यार मौका है तो कुछ बोल लिया जाए, अदरवाइज बाद में मौका निकल जाएगा, तुम्हारा भौकाल मेंटेन नहीं होगा। जैसे पाकिस्तान जुटा है कि अगर सीज फायर हमने करा दिया तो बल्ले बल्ले, लेकिन वो मौका पाकिस्तान के हाथ से गया। अब चूंकि पुतिन साहब ने साफ ऑफर दिया कि सीज फायर हम करवाएंगे, तो ये सब मौके परस्त के लोग हैं, तभी तो इजराइल इतना हावी है, अदरवाइज इजराइल अकेले इतने देशों में कैसे हावी हुआ था। खैर दोस्तों, लेबनान के हवाले से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि लेबनान के अंदर इजराइल ने इतने हमले किए हैं कि 90% घर तबाह हो गए। अब कई सारे लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं होगा, इस वजह से पिछले एक हफ्ते के अंदर इजराइल ने कितने खतरनाक हमले किए हैं। 2 मिनट का समय निकाल के आप सारे वीडियो एक बार में देखें।
इन तमाम वीडियोस में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि लेबनान का क्या हाल है, और इसी वजह से आज पूरी दुनिया को लेबनान के मसले पे ध्यान देने की जरूरत है, अदरवाइज समय बहुत आगे निकल जाएगा और लेबनान बहुत पीछे छूट जाएगा। मुझे लगा कि आज फिर से लेबनान के बारे में आपको बताया जाए। खैर, आपकी क्या राय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती हो मेरी और मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत।